गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें 3 टॉपिक कवर करने थे। तो फर्स्ट टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ द मानसून का आरंभ। ठीक है, मानसून का आरंभ कहाँ से, कौन से डेट पे, कहाँ पर, क्या लोकेशन है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अनुसार मैंने आपको एक मैप भी क्लियर कर दिया था। ठीक है, फिर अब सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहले जो तंत्र है वह उष्ण कटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में स्थित जो दक्षिणी चीन सागर से पैदा होता है। देखिए फर्स्ट वन इसमें क्या दे रखा है कि पहला जो तंत्र है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी से भी यदि मैं आगे की बात करूं तो वहां पर दक्षिणी पश्चिमी चीन सागर से यह पैदा होता है। दूसरे अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ पर उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। यह दूसरा तंत्र जो है वह अरब सागर से उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा जो है वह पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं में अवरुद्ध होकर घाट के सारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता के 2 कारकों से संबंधित है। भारत के जो पश्चिमी तट पे बरसात होती है, ज़्यादा होती है, उसका रीज़न क्या है, उसके कारक क्या हैं, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, और दूसरा क्या है, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य जो जेट प्रवाह की जो स्थिति है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्ण कटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर अनेक मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षितर हैं, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून श्रेणी का अक्ष जो है वह दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है यहाँ पर, और भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। थर्ड टॉपिक देखिए, मानसून में विच्छेद। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो उसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। देखिए जब भी दक्षिण पश्चिमी मानसून काल आएगा तो उसमें एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना आए तो उसे क्या कहा जाता है, मानसून विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन गया। फिर उसके बाद कहता है ये विच्छेद जो है वे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं, वो कारण देख लेते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में मानसून का विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से तथा अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। सेकंड क्या कहता है, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब आता है जब आर्द्र जो पवनें होती हैं वह तट के समांतर बहने लगती हैं। कब आता है भाई ये, जब पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद कब होता है, जब जो यहाँ की आर्द्र पवनें होती हैं वो तट के समांतर जो बहने लग जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें। थर्ड देख लेते हैं, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से रोक देती है। देखिए यहाँ पर जो तापमान की विलोमता है, ठीक है, वे वर्षा करने वाली जो आर्द्र पवनें होती हैं उनको ऊपर उठने से रोक देती हैं। ठीक है, अब देखिए मानसून का निवर्तन, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ समस्त भारत से अनिवर्तित हो जाती हैं। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में बरसात करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऋतुओं की लय देख लेते हैं। भारत की जलवायु दिशा को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। फर्स्ट शीत ऋतु, सेकंड ग्रीष्म, फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। सबसे पहले शीत ऋतु देख लेते हैं। तापमान, आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य में प्रारंभ होती है। उत्तरी मैदान में है जनवरी फरवरी जो है वह सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत जो दैनिक तापमान है वह 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है।
पंजाब तथा राजस्थान में हिमांक की यदि बात करूं तो बहुत बार वह 50 डिग्री से नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के 3 कारण हैं। ठीक है, तो वो 3 कारण देख लेते हैं, कौन कौन से 3 कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण क्या कहता है, इस ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित हैं। ठीक है, समुद्र का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं है और होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। जो यहाँ की जलवायु है उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र है, समुद्र के समकारी प्रभाव से यह काफ़ी दूर है। निकटवर्ती जो हैं हिमालय और राजस्थान, पंजाब की बात करूँ तो जो निकटवर्ती की बात करते हैं, ठीक है, निकटवर्ती हिमालय की जो श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके नज़दीक हिमालय पर्वत रेंजेस हैं, जो शीतलहर की वजह से स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता है। देखिए, यहाँ पर कोई विशेष बदलाव नहीं आता है जब शीत ऋतु आती है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक तो ये भूमध्य रेखा के निकट है, दूसरा यहाँ पर समुद्र का जो समुद्र के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव भी है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि मैं तिरुवनंतपुरम की जनवरी का माध्यम अधिकतम तापमान देखूं तो वह 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान जो है वह अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायुदाब और पवनें देख लेते हैं। अभी हमने किसके बारे में देखा? शीत ऋतु पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो हमने उसके फर्स्ट फैक्टर को एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। देखिए, वायुदाब तथा पवनें। दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर की बात करूं तो मकर रेखा पर यह सीधा चमकता है। मकर रेखा साउदर्न हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री पर ही है, तो मकर रेखा पे लंबवत होता है। ठीक है, तो इस समय पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ये लंबवत नहीं है। ठीक है, इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब पर विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की समभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। यहाँ पर कम दाब प्रवणता की वजह से क्या होता है, जो 3 से लेकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर अक्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा कैसी होती है? पश्चिमी, मतलब वेस्टर्न साइड, और उत्तर पश्चिमी होती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में इनकी स्थिति उत्तरी होती है। देखिए, स्थिति जो है वह जगह के अनुसार चेंज हो रखी है। गंगा घाटी की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या है, इसकी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी है, और डेल्टा की बात करूँ तो वहाँ पर उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर जो है वह उत्तरी पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम जो है वह सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभी हल्के चक्रवातीय अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ इन चक्रवात को कहा जाता है, और ये जो है वह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के जो वे उत्तर पश्चिमी भागों में यह पहुँचते हैं। मार्ग में
मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं, ये आपको चित्र 4.9 से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्षा की बात करते हैं। शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती हैं। देखिए ये जो पवनें हैं इनकी जो चाल होगी वो कैसी होगी, स्थल से समुद्र की ओर होगी, तो इस वजह से ये वर्षा नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरा स्थल पर घर्षण के कारण इन तमाम जो ये पवनें हैं इनका तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की जो संभावना है वे निरस्त हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। यदि सर्दियों की ऋतु की बात करूं तो अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग देखूं तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बरसात होती है। पहले देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो भूमध्य सागर से आने वाले कुछ शीतोष्णीय कटिबंध चक्रवात होते हैं जो पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा में रबी की फसल के लिए उपयोग होते हैं। देखिए रबी की फसल जो है, रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है। रबी की फसलें कौन सी होती हैं, जैसे कि गेहूँ है, सरसों है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इनकी क्वांटिटी होती है वह काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यह मतलब रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती हैं। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। दिल्ली में सर्दियों में औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है और पंजाब और बिहार में 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों, सेकेंड रीजन देख लेते हैं जो एक्सेप्शन के लिए। तो देखिए कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणीय प्रायद्वीपीय के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत में उत्तरी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक की वर्षा हो जाती है। उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें जो अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए समय नमी ग्रहण कर लेती हैं, वह तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा कर देती हैं। अब ग्रीष्म ऋतु तापमान देख लेते हैं। अभी तक आपने शीत ऋतु का पढ़ा है, अब ग्रीष्म का देख लेते हैं। मार्च में सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर कर्क रेखा भारत से गुजरी हुई है, हमारे 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है, 23.5 डिग्री से यह गुजरी हुई है। तो देखिए जो मार्च के महीने की बात करें तो सूर्य कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यही तापमान 48 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान होना असामान्य बात नहीं है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु जो है वह मृदु होती है तथा उत्तरी भारत में जैसे प्रखर नहीं होती है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति में समुद्र का जो समकारी प्रभाव है, ठीक है, यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती हैं। अतः दक्षिण में 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह टेम्परेचर रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के जो कारण तापमान जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है। यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता है।
वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभीषण अक्षीतर उत्तर की ओर खिसककर लगभग कहाँ चला जाता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिमी थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना व छत्तीसगढ़ तक विस्तृत होते हैं। अतः उष्णकटिबंधीय अभीषण अक्षीतर की स्थित पवनों की धरातलीय संचरण को आकर्षित करती हैं, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिणी पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा हम पहले ही की जा चुकी है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें होती हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतर प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अतः उष्णकटिबंधीय अभीषण अक्षीतर के केंद्र में दोपहर के साथ लू नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियाँ का चलना एक आम बात है। यह अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी में से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भवन भरी पवनी द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होते हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु सहनतियों को अचानक संपर्क से आने से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इस स्थानीय तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान की तेज़ी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की जो दशाएं हैं वह अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाले दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। देखिए, बरसात के बारे में ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर मैं आपको कर चुकी हूँ कि यहाँ की मतलब जो स्थिति होती है तो वो दक्षिणी हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनको भी आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिणी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में प्रवेश करती हैं, जहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म वायु धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। जो ही ये पवनें स्थल पर पहुंचते हैं, उच्चावच तथा उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्लियर हो गया आपको इतना? कल हमारे जो टॉपिक होंगे वो क्या होगा, एक नेक्स्ट अभी कर लेते हैं। देखिए, अरब सागर की मानसून पवनें, इसकी एक शाखा अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती हैं। इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट रोकते हैं। पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री के पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर ये 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है।
कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर कम वर्षा होगी उसे क्या कहा गया है? वृष्टि अक्षाया क्षेत्र कहा गया है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात करना है। अरब सागर से, सेकंड पॉइंट, अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई की उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत तक वर्षा करते हैं। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं। इस मानसून की तीसरी शाखा जो है वे सौराष्ट्र, प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती हैं। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हैं और बहुत कम वर्षा करती हैं। ठीक है, तो देखिए पंजाब और बहुत ही कम वर्षा करती हैं। पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। कल हम करेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसून पढ़नी और फिर मानसून वर्षा की जो विशेषताएँ हैं वो हम कल करेंगे। ओके।